recording the transactions are nothing but classification. Okay, तो क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स थे, याद है? मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये हमने सीखा था. What happens in traditional classify किसको करना है basically? What are we supposed to classify? Accounts. We are supposed to classify all the ledger accounts. What is an account? Does anyone remember what is an account? Summarize representation of assets, income, liabilities and expenses. Perfect. Summarize representation. जो प्रैक्टिकल बिजनेस में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, उसको हमने बुक्स में अकाउंट बना दिया है. तो बेसिकली वी आर क्लासिफाइंग दोज अकाउंट्स. ओके, एन नंबर ऑफ अकाउंट्स, हर एक बिजनेस में 200, 300, 400 अकाउंट्स होते हैं अलग अलग. हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं. ओके, वी आर जस्ट क्लासिफाइंग दोज अकाउंट्स इनटू. ट्रेडिशनल में एक अलग क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न में अलग क्लासिफिकेशन. आपको मैंने बताया था कि मॉडर्न पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, जाके हायर स्टैंडर्ड्स में आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ही काम आएगा. ग्लोबली अपार्ट फ्रॉम इंडिया एवरीवेयर एल्स मॉडर्न ही एक्सेप्ट हो रहा है, मॉडर्न ही यूज होता है, एंड मॉडर्न इज मोर लॉजिकल ऑल्सो. तो पहले ट्रेडिशनल और फिर मॉडर्न दोनों में क्लासिफाई करना है. ट्रेडिशनल में हमने देखा था, याद है? हाउ मेनी क्लासिफिकेशंस इन ट्रेडिशनल? How many categories of classification in traditional classification? There were 3: personal accounts, real accounts, nominal accounts. Remember? Palak, remember what are personal accounts? Personal accounts में क्या क्या आता था? I think your network is dicey. Kirtana, what all things come in personal account? Oh, human beings and all institutions. आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं. चीजें नहीं है, इंस्टीट्यूट्स है जिसके अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं. ठीक है, तो अजय, विजय, संजय, एक्स कॉलेज, वाई कॉलेज, पोदा कॉलेज, जिमखानास, बिजनेसेस, पार्टनरशिप फर्म्स, ओके, शॉप्स, ये सब तुम्हारे चले जाएंगे पर्सनल में. रियल अकाउंट्स में क्या आता था यशवी? All the tangible and tangible and intangible assets, things which can be transferred, assets but tangible and intangible, not the personal ones, not the debtor one or the bank. Nominal accounts में क्या आता था वीर? What used to come in nominal accounts? All expenses and losses and all incomes and gains. Expenses, losses and incomes and gains. As you all can see, expense, loss, incomes, gains, nominal. Personal में human beings and artificial entities, एंड रियल में ऑल द एसेट्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. फिर हमने देखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन. मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो हमने पहले भी सीखा हुआ था. ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंस, नो एक्सेप्शन, नो टू थॉट्स. एसेट है तो एसेट ही है, लायबिलिटी तो कोई भी लायबिलिटी, ओके, किसी को भी देना बाकी है. इनकम तो हर साल जो अर्न करते हो, एक्सपेंस जो हर साल पे करते हो. एंड दो और इसमें आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, दो और टाइप है. वो कौन से हैं? दो और नाम है. capital and drawings. कैपिटल, इनको हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करते हैं, इनको हम अलग ही रखते हैं. कैपिटल एंड ड्राइंग्स को वी कीप इट एज इट इज. रिमेंबर दिस ऑल ऑफ यू. दिस वाज द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन. देन वी डिस्कस्ड द टर्म्स. वी स्टार्टेड विद द टर्म्स. ओके, वी स्टार्टेड विद द टर्म्स टू क्लासिफाई द अकाउंट्स इनटू real, personal, nominal, and assets, liabilities, incomes and expenses. Okay, real, personal, nominal, and assets, liabilities, incomes and expenses. So let's classify them. इसमें हमने आई थिंक 1 से लेके 42 तक, 1 से लेके 42 तक. पलक, क्यों प्लीज गो बैक ऑन म्यूट. 43. if 43 तक किया था क्या? 1 से लेके 43 तक. 43rd was global tutorial, या वो भी मैंने बता दिया था, global tutorials. पलक सरदारा, प्लीज गो बैक ऑन म्यूट. पलक, बीच में नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा सबको. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 42 टर्म, 43 टर्म्स. ओके, उसके बाद 52 तक होमवर्क था आपको. 52 तक होमवर्क था. आई एम राइटिंग डाउन द आंसर्स टिल 52. If you have any doubts or queries, you can stop me and ask. Okay,
देखते जाओ, आंसर टैली करते जाओ. 43 सॉरी 53. 53 तक होमवर्क था. ओके 53 तक होमवर्क था. ओके 43 से 53 तक करते जा रहे हैं हम लोग. तो 43 में था ग्लोबल ट्यूटोरियल्स. नाउ सिंस इट्स अ नेम, इट्स एन इंस्टीट्यूट, सो दैट शुड बी पर्सनल एंड एसेट और लाइबिलिटी. क्योंकि अपने को पता नहीं है हम लोग ग्लोबल ट्यूटोरियल से खरीद रहे हैं या उसको बेच रहे हैं. खरीद रहे होंगे तो वो क्रेडिटर होगा, बेच रहे होंगे तो वो डेटर हो जाएगा. तो लाइबिलिटी डेटर है तो एसेट. तो यहां से हमें क्या पता चलता है, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम दिया हो तो ट्रेडिशनल में तो वो पर्सनल है, लेकिन मॉडर्न में वो कुछ भी हो सकता है. एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है. अगर पैसा लेना बाकी है डेटर है तो एसेट, पैसा देना बाकी है तो इस क्रेडिटर है लाइबिलिटी. तो A/L लिख देने का, A/L. गॉट दैट? ये मैंने इंडियन रेलवेज का भी बताया था आपको. देन 44th आइटम इज अगेन अ नेम. आई थिंक 44 ऑनवर्ड्स ऑल आर सिमिलर. एयर इंडिया है, दैट इज आल्सो पर्सनल एंड एसेट और लाइबिलिटी. Okay, 45 is RBI, Reserve Bank of India. So, Yeah. so it's an airline like Air India. So can't it be a brand name like an intangible asset kind of? नहीं. Air India is the company name, right? Air India is the company name. Air India is not a brand name. अभी मैं तुमको Reliance बोलूं तो Reliance is not a brand name. Reliance is the company's name. Okay, उसमें Jio is a brand name. Reliance Fresh is a brand name. Vimal is a brand name cloth का. फिर आपका और क्या होता है उसका ब्रांड्स में, रिलायंस ज्वेल्स इज अ ब्रांड नेम. ओके, सो रिलायंस इटसेल्फ इज द कंपनी. जैसे टाटा इज अ कंपनी, टाटा इज नॉट अ ब्रांड नेम. टाटा इज अ कंपनी बट टाटा का गाड़ी आता है अपना, कौन सा आता है, इंडिका आता है, जैगुआर आता है, लैंड रोवर आता है, इंडिका आता है. ओके, टाटा का और भी मॉडल्स हैं, आई डोंट रिमेंबर. गाड़ियों का तुमको ज्यादा आइडिया होगा. टाटा इलेंट्रा आता है. ओके, दीज आर ऑल द मॉडल्स, दीज आर ऑल द ब्रांड नेम्स प्रोडक्ट का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द कंपनी, लाइफ बॉय उसका ब्रांड नेम है. ओके, लक्स उसका ब्रांड नेम है. देन तुम्हारा वॉशिंग पाउडर में उसका कौन सा आता है, रिन आता है कुछ, रिन उसका ब्रांड नेम है. ये सब उसका ब्रांड नेम हो गया प्रोडक्ट का नाम. गॉट इट? सो एयर इंडिया इज इटसेल्फ अ कंपनी. सो इंस्टीट्यूट उसके ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइट का एक्टिविटीज, बिजनेस कैरी ऑन होता है. सो इट्स पर्सनल एंड एसेट और लाइबिलिटी. बराबर है? ये एसेट या लाइबिलिटी का. What is the brand for Air India? एयर इंडिया का कोई ब्रांड नेम नहीं है. एयर इंडिया का एयरलाइंस का सर्विस बिजनेस है ना. एयर इंडिया कोई अलग ब्रांड नेम से यूज नहीं करता है, कोई अलग एयरलाइंस का उसका बाइफर्केशन नहीं है. एक ही एयर इंडिया के नाम पे सब फ्लाइट्स जाता है. तो उसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम नहीं है. प्रोडक्ट्स का होता है, ब्रांड नेम इज फॉर प्रोडक्ट्स. सो अभी आपको कोई फ्लाइट में जाना है तो अब ऐसे कंपनी है एयर इंडिया, उसकी फ्लाइट्स में चले जाओगे. ऐसे ही आप गो एयर है तो उसकी फ्लाइट्स में चले जाओगे. इंडिगो है तो उसकी फ्लाइट्स में चले जाओगे. तो ऐसे कोई इनके अलग अलग फ्लाइट के ब्रांड नेम, जैसे मैंने किंगफिशर का बताया था, किंगफिशर लाइट, नॉट द बियर, द एयरलाइन. किंगफिशर लाइट एंड किंगफिशर नॉर्मल, ये आपका दो फ्लाइट का उसने अलग अलग सेट बनाया था. एक हैवी, एक एक्सपेंसिव, एक सस्ता वाला. वो एक अलग ब्रांड नेम हो गया किंगफिशर लाइट. ओके, जेट लाइट था वैसे, जेट लाइट तो सस्ता वाला और महंगा वाला. नॉर्मल वाला जेट था, सस्ता वाला जेट लाइट था. ये जेट लाइट एक टाइप का ब्रांड नेम होगा, बाइफरकेट करके दिखा रहे हो तो. इसमें तो मेन जो कंपनी है उसी के नाम पे सब चल रहा है, ऐसा है. दैट्स द नेम ऑफ द कंपनी. ओके, Sir, यस. what business can we do with RBI? आरबीआई से भी बिजनेस होता है ना, क्यों नहीं होता. अभी आरबीआई की, सपोज आई एम हैविंग से फूड ग्रेन का बिजनेस है मेरा, फूड ग्रेन्स. सो आरबीआई के ऑफिस में यू नीड राशन एंड ऑल. उधर कैंटीन में राशन एंड ऑल चाहिए, मैं उसको सप्लाई कर रहा हूँ. आरबीआई इज माय कस्टमर, वो मुझे पैसे देगा उसको. ओके, दैट विल बी माय डेटर. या फिर ऑन द अदर एंड उससे कोई चीजें मैं सर्विस के फॉर्म में ले रहा हूँ, कंसल्टेंसी वगैरह ले रहा हूँ, तो मैं उसको फीस दूंगा, तो इज माय क्रेडिटर फॉर दैट. कोई भी नॉर्मल बिजनेस में आपको रिक्वायरमेंट्स तो होती रहती है, आदमी होते हैं वहां पे,
खाना पीना, सर्विसेज, कंसल्टेंसी चालू ही रहता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप डील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका है फर्नीचर का बिजनेस, यू आर हैविंग फर्नीचर का बिजनेस, ओके, आरबीआई के ब्रांच में फर्नीचर बनाना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप उसको फर्नीचर बेचोगे, आपसे पैसा मिलेगा, इज योर डेटर, आपके लिए फर्नीचर गुड्स हैं, आप डील कर रहे हो उसमें, ओके। विजय सेल्स से आरबीआई ने एयर कंडीशनर खरीदे, तो विजय सेल्स के लिए आरबीआई विल बी अ डेटर, उससे पैसा लेना बाकी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये सभी इंस्टीट्यूट से आप डील कर सकते हो। कॉलेजेस में भी होता है, कैंटीन होता है, कॉलेजेस में फर्नीचर रिक्वायरमेंट होता है, बुक्स का रिक्वायरमेंट होता है, फिर आपको एयर कंडीशनर का रिक्वायरमेंट होता है, ओके। तो इनसे भी आप डील कर सकते हो। तो आरबीआई बताया, फिर इंडियन बैंक हुआ, फिर अपना इंडियन बैंक के बाद you have Infosys Technology. Infosys सुना होगा, it's a company, IT company, information technology वाली, okay, very good company. Infosys, again it's personal business company, asset or liability. Then 48 is Pooja. Pooja is again an individual name, so personal, deal कर रहे हो तो debtor या creditor, asset या liability. 49th में भी same था, Reebok, same, asset और liability बराबर है। पर्सनल या एसेट एंड लायबिलिटी। अनुज, यू आर वेरी लेट, बी ऑन टाइम, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगा अभी। चलो, देन 50th वन इज इंडियन जिमखाना। इंडियन जिमखाना इज अ जिमखाना नाउ, यू नो जिमखाना इज राइट। कॉलेज का भी अभी आप जाओगे तो काफी जिमखानाज होते हैं, सोसाइटी में काजू बाजू देखा होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, कैरम, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको भी चाहिए होता है सप्लाईज वगैरह, कैरम बोर्ड्स, क्रिकेट मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, उनसे हम डील कर रहे हैं। सपोज हम लोग स्पोर्ट्स की दुकान वाले हैं, स्पोर्ट्स का सामान बेच रहे हैं, तो हमारे लिए वो डेटर या क्रेडिटर, खरीद रहे हैं कुछ तो क्रेडिटर, दे रहे हैं तो डेटर। सो जिमखानाज आर पर्सनल एंड एसेट और लाइबिलिटीज। ये जितने भी नाम है, बेसिकली जितने भी नाम है बिजनेसेस हैं, सब पर्सनल और एसेट और लाइबिलिटी, क्योंकि पता नहीं है डेटर है या क्रेडिटर है। Then we have NM सर, College, yes. आगे 27 बैंक था, उसमें हमने मॉडर्न में एसेट लिखा था, बट यहाँ पे आरबीआई में हमने एसेट और लायबिलिटी लिखा, तो वहाँ पे हाँ, भी वो भी देखो, आना चाहिए। नॉर्मल बैंक मतलब जिसमें हमारा अकाउंट है। आपका अकाउंट आरबीआई में होता है कि नॉर्मल ये सब बैंक्स में होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, सुना है ना, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब बैंक में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं ना। तो नॉर्मल बैंक का मतलब हमारा अकाउंट ओपन है, उसमें हमारा पैसा पड़ा हुआ है, so it's our asset. Are you understanding? But I give you RBI as such. RBI as such कोई बैंक नहीं होता जिसमें वो आप डील। RBI is the central monetary authority of a country. वो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है और नोट छापने का काम करता है, प्रिंटिंग ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, वो काम करता है। वो बाकी बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करता है, तो उसमें आप अकाउंट खोल के पैसे जमा नहीं कर सकते आरबीआई, समझा? ये आप बैंकिंग में आगे लर्न करोगे। तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व होता है, हमारे यहाँ पे आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक। तो ये बैंक खाली नोट छापने का काम करता है, ये अपना जैसे नॉर्मल बैंक काम करते हैं, पैसा लेना देना ये नहीं करता है। कर्स बैंक होता है, सब बैंकों का माई बाप। इंडिया में किसी भी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, कोई बैंक को सडनली कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो आरबीआई के पास भागेगा, भाई मदद करो मदद करो। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है आरबीआई। इज दैट क्लियर? तो आरबीआई में हम नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो खाली आपका कोऑर्डिनेटर है, सब बैंक का कोऑर्डिनेटर का काम करता है। सो आरबीआई हमेशा पर्सनल और एसेट या लायबिलिटी डीलिंग के हिसाब से, बाकी नॉर्मल बैंक में अपना अकाउंट पड़ा हुआ है तो वो एसेट ही रहेगा। So, sir, what about Indian Bank? तो भैया आराम से व्हाट अबाउट इंडियन बैंक? इंडियन बैंक अगेन खाली बैंक नहीं दिया ना, बैंक दिया होता मतलब मेरा अकाउंट पड़ा उसमें। इंडियन बैंक मतलब अगेन थर्ड बैंक हो गया कुछ, जैसे कि मेरा अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक, तो दैट आई कंसिडर ओनली एज बैंक, वो मेरा बैंक अकाउंट है, पैसा पड़ा। इंडियन बैंक के साथ मेरा कुछ और डीलिंग रहेगा, मैंने एसी सप्लाई किया रहेगा, फर्नीचर सप्लाई किया रहेगा, ऐसा।
तो थर्ड पार्टी बैंक दिया तो भी सेम लॉजिक, हम उससे डील कर रहे होंगे डेटर या क्रेडिटर। सिर्फ नॉर्मल बैंक दिया है मतलब अपना एसेट। हाँ तुमको बोला है क्लियरली कि तुम्हारा कोटक बैंक में अकाउंट है, तुम्हारा इंडियन बैंक में अकाउंट है, तो फिर इट इज योर एसेट, तो तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है। बेसिकली जिस बैंक में हमारा खाता होता है वो हमारा अकाउंट, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना बाकी है, दैट इज अवर एसेट, दैट इज अवर एसेट। यू गॉट इट? बाकी थर्ड बैंक से हम लोग नॉर्मली कुछ डील कर सकते हैं, फर्नीचर एसी बेच के, ऐसा कुछ। सर तो हाँ बोलो। सर मैन्युफैक्चरर मॉडल में किसमें आएगा? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब बिजनेस हो गया ना, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो गया, हाँ। तो बिजनेस का नाम है तो इंस्टीट्यूट, तो एसेट या लायबिलिटी, मॉडर्न में एसेट या लायबिलिटी। एक्सपेंस नहीं है वो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आगे आएंगे, वो अलग चीज है, मैं बताता हूँ आपको। 52 देखो अभी, SIS, SIS is a college, NM is a college, again personal and asset or liability as the case may be. 53rd is Mehta Medical Stores, that is also personal या asset or liability. अभी 54th से थोड़ा अलग हो रहा है, देखो क्या दिया, वेजेस दिया, वेजेस। वेजेस क्या होगा हमारे लिए? नॉमिनल। व्हाई? वेजेस आर व्हाट? एक्सपेंस। Expense. इनकम नहीं है, हम लोग मजदूर नहीं है, हम लोग बिजनेसमैन है, तो हम लोग वेजेस पे करेंगे, हम लोग वेजेस पे करेंगे। यस विधि संघवी, विल पे वेजेस, राइट? विनीशा विल पे वेजेस, ओके। इधर हम लोग रिसीव नहीं करेंगे, सैलरीज और वेजेस वी आर पेइंग टू आवर वर्कर्स और एनीवन, so keep that in mind. Wages are expense and nominal, wages are expense and nominal, got it? Understood Vinisha? Next one, salary. Salary भी हमारा expense है, नट्टू काका बागा को salary दे रहे हैं, so that is nominal and expense. अभी जेठालाल की दुकान में 3 लोग काम करते हैं, नट्टू काका, बागा और एक पीछे गोडाउन में भी काम करता है, मालूम है? एक छोटा सा नौकर है कोई, तो नाम है उसका, मगन भी काम करता है। तो मगन क्या काम करता है? क्लरिकल काम करता है, गुड्स को, सामान को उठाने का, रखने का। तो उसको जनरली हम वेजेस देंगे, डेली वेजेस पे रखेंगे, पगार नहीं देंगे, तो वो कभी आता भी नहीं है पगार बढ़ाने का कुछ लेके। नट्टू काका और बागा ही बोलते हैं पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। तो नट्टू काका बागा एम्प्लॉइज, वो हमारा ऑफिशियल काम संभाल रहे हैं, उसको हम लोग सैलरी देते हैं, उसको हम लोग सैलरी देंगे। और जो हमारा वर्कर है, जो सामान उठा रहा है, कम कर रहा है, हेरा फेरी का काम कर रहा है, उसको हम लोग वेजेस देंगे, क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम कर रहा होगा। 10 दिन बुलाएंगे 10 दिन छुट्टी, 10 दिन बुलाएंगे 10 दिन छुट्टी, ऐसा। तो वेजेस आर डेली वेजेस पेड टू द वर्कर, सैलरी आर फिक्स मंथली बेसिस पे जो आप देते हो। दोनों एक्सपेंस ही हमारे, दोनों नॉमिनल है, ठीक है। देन वी हैव कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड देख के कुछ स्ट्राइक हो रहा है? कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, गुड्स को लाने का खर्चा, हाँ, गुड्स को लेके आने का खर्चा। गुड्स को हम लोग ऑफिस में या गोडाउन में लेके आते हैं, तो उसको लाने का खर्चा होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का, उसको बोलते हैं कैरेज। और लाने का होता है तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और बेचते वक्त ले जाने का होता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, बोथ आर नॉमिनल, बोथ आर एक्सपेंस, बोथ आर नॉमिनल, बोथ आर एक्सपेंस। गुड्स को लेके आने का खर्चा को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लेके जाने के खर्चे को बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ये समझ आया? फिर आया फ्रेट ऑन परचेज एंड फ्रेट ऑन सेल्स। फ्रेट ऑन परचेज एंड फ्रेट ऑन सेल। अभी फ्रेट भी गुड्स को लाने और ले जाने का ही खर्चा है, लेकिन जब हम टेम्पो ट्रक वगैरह में गुड्स लाते हैं तो हम बोलते हैं उसको कैरेज, हाँ। लेकिन जब हम प्लेन में या शिप में गुड्स लेके आते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्रेट। ट्रेन में, प्लेन में, शिप्स में जब गुड्स आती है ना, ट्रेन में, प्लेन में, शिप्स में, मालगाड़ी में गुड्स आ गई। मेरा विजय सेल का दुकान है, मैं मुंबई में हूँ, बैंगलोर से माल आ रहा है ट्रेन में, तो फ्रेट इनवर्ड बोलूंगा। तो ट्रेन वगैरह में लाके हो तो फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट ऑन परचेज, उसका खर्चा। और ट्रेन में या शिप में भेज रहे हो गुड्स तो इट इज फ्रेट आउटवर्ड या फ्रेट ऑन सेल, उसका खर्चा। इज दैट क्लियर? जस्ट अ सेकंड। हेलो।
हेलो, नेक्स्ट आइटम वी हैड इज फ्रेट इनवर्ड एंड फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट ऑन परचेज एक ही है, फ्रेट आउटवर्ड या फ्रेट ऑन सेल्स एक ही है। गुड्स को अगर हम टेम्पो ट्रक में लेके आते हैं तो कैरेज यूज करते हैं, और ट्रेन शिप्स में लेके आएंगे तो फ्रेट चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस ही हमारे चारों एक्सपेंस है, इसमें कुछ भी इनकम नहीं है हमारी, सब खर्चे हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। तो एक्सपेंस एंड नॉमिनल, हर साल पे करने वाले। देन कोल एंड कोक, कोल एंड कोक का मतलब कोका कोला, sources, सॉरी energy based sources, हाँ, energy. सो फ्यूल है, फ्यूल एक्सपेंसेस। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, हम लोग ने इस साल क्या बात की है, हम लोग पूरे साल एक ट्रेडर के अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं, राइट? ट्रेडर का काम क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। अभी ध्यान से सुनना, हम लोग पूरा साल ट्रेडर का करेंगे बराबर है, लेकिन ये ट्रेडर कैसा ट्रेडर है? ही इज अ सेमी मैन्युफैक्चरर, ही इज अ सेमी मैन्युफैक्चरर, मतलब हम लोग गुड्स को लाएंगे, थोड़ा बहुत प्रोसेस करेंगे और आगे बेच देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्लॉथ ला रहे हैं, क्लॉथ उसको डाई कर रहे हैं, टैन कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। या तो हम लोग कोई बुक्स ला रहे हैं, या फिर रॉ शीट्स ला रहे हैं पेपर की, उसको कट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बुक्स कन्वर्ट कर रहे हैं और आगे बुक्स बना के बेच रहे हैं। तो हम लोग सेमी मैन्युफैक्चरर हैं, नॉट प्रॉपर मैन्युफैक्चरर। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं बना रहे, गुड्स ही खरीद रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं और आगे फॉरवर्ड बेच रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन ला रहे हैं, असेंबल अपना पार्ट्स ला रहे हैं, उसको असेंबल कर रहे हैं मोबाइल फोन बना के और आगे बेच रहे हैं। So we are not manufacturing anything properly, but we are semi-manufacturer. खरीद के थोड़ा बहुत प्रोसेस करके आगे we are selling. Is that clear? So यहाँ पे आपको थोड़े बहुत फैक्ट्री रिलेटेड भी एक्सपेंस दिखेंगे। फैक्ट्री रिलेटेड मतलब वो सेमी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कुछ जलाने के लिए, जैसे कि आपको डाइंग या टैनिंग करना है तो कलर्स को आपको मेल्ट करना है, या ड्राई करने के लिए आपको कुछ हीट की जरूरत है, तो ये हीटिंग एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, जलाने वाले खर्चे, ये सब आपको मिलेंगे। तो ऐसा मत समझना कि हम लोग मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर, वी आर सेमी मैन्युफैक्चरर। थोड़ा बहुत उस पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेंगे और आगे सेल करेंगे। तो भी हर एक बिजनेस नहीं, कभी कभार वो एग्जांपल आएंगे आपको मैन्युफैक्चरिंग के खर्चों। तो यहाँ पर क्या दिया आपको? कोल एंड कोक दिया है। कोल एंड कोक होता है, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये सब फ्यूल एक्सपेंसेस है। ऑल दीज आर फ्यूल एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट? फ्यूल एक्सपेंसेस। तो ये आपको जलाने के लिए फैक्ट्री में फर्नेस वगैरह कुछ रखा है, कुछ जनरेटर रखा है डीजल वाला, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी।
तो बेसिकली दे आर ऑल योर एक्सपेंसेस, बेसिकली दे आर ऑल योर एक्सपेंसेस। ओके, तो ये सब फ्यूल एक्सपेंस के कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह का फ्यूल ही है। आप इलेक्ट्रिक पे चला रहे हो जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, डीजल पे चला रहे हो तो आपका डीजल एक्सपेंस हो जाएगा, पेट्रोल पे चला रहे हो पेट्रोल एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसे ये सब गैस, वाटर, पावर, ये सब आपके फ्यूल एक्सपेंसेस है। तो कोल एंड कोक मतलब कोलसा, कोलसा यू नो कोलसा, तो कोलसे से आप जलाने का रिक्वायरमेंट है आपका, यू आर यूजिंग सम कोल एज अ फ्यूल इंस्टेड ऑफ कैरोसिन और इंस्टेड ऑफ डीजल, so that's your coal ka fuel expense. So all these are expenses. So coal and coke is fuel expense, then water, power and fuel, they are fuel expense. प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत सेमी मैन्युफैक्चरिंग में जो चाहिए अपने को मटेरियल को टैन डाई करने के लिए या कुछ मेल्ट करने के लिए, कुछ मोल्ड करने के लिए चाहिए, ओके, मोल्डिंग करने के लिए चाहिए। सपोज हम लोग पाइप्स के बिजनेस, So what if मैं बेच रहा हूँ कोल? कोल आप बेचोगे तो वो गुड्स हो जाएगा आपके लिए, समझा? जिसमें आप डील करते हो ना उसके लिए गुड्स और परचेज अकाउंट, यही दो अकाउंट। स्टॉक, गुड्स के मतलब स्टॉक, एंड परचेज, खरीदा बेचा तो परचेज सेल, और रखा हुआ पड़ा हुआ है तो स्टॉक, समझा? तो उसमें फिर आपको अलग अलग नाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको कंप्यूटर दिख गया, समझो कंप्यूटर, ऊपर हमने देखा था कहीं पे कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर था तो उसमें आप कंप्यूटर में डील नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर आप बिजनेस में ला रहे हो एज एन एसेट, डील कर रहे हो वो आइटम गुड्स हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। Got it? So coal and coke is our expense over here. Then fuel expense हो गया, water power fuel हो गया. Then we have oil and gas. Oil and gas is also expense and nominal. Are you understanding the meaning? ये सब आपके खर्चे हैं, हर साल आपको जलाने वलाने के लिए कुछ खर्चे हो रहे हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग वगैरह का आपका खर्चा है, हीटर्स वगैरह रखा है, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। मोटिव पावर इज लाइक हैवी पावर, जनरेटर वगैरह को जो पावर लगता है दैट इज हैवी पावर, मोटिव पावर। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में रहता है, हैवी पावर लगता है जो जनरेटर का उसको मोटिव पावर, इलेक्ट्रिक का ही खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है उसको मोटिव पावर बोलते हैं, हैवी वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का। सो नॉमिनल एंड एक्सपेंस। देन वी हैव रॉयल्टी। डज एनीवन नो व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, sell our goods, sell our manufacturers to someone, we have royalty that about some price. Whatever we make new, and we give them the rights to manufacture. हाँ परफेक्ट। इसमें समझो एक कोई मैन्युफैक्चरर, मैं शर्ट्स के बिजनेस में हूँ, सपोज आई एम बाइंग एंड सेलिंग शर्ट्स, ओके, तो एक कोई अच्छा खासा ब्रांड चल रहा है ऑक्सफोर्ड नाम का, ऑक्सफोर्ड शर्ट्स, ओके, वेरी गुड ब्रांड ऑक्सफोर्ड शर्ट्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड शर्ट वाले से मैंने बोला कि देखो भैया ऑक्सफोर्ड शर्ट आप बॉम्बे में बेच रहे हो, ओके, और मैं सपोज पूना में हूँ, तो आप भी बना के बेचो, मैं भी आपके ब्रांड पे पूना में शर्ट्स बना के बेचता हूँ, ठीक है? तो आपका भी ब्रांड नेम है, नाम होगा, मेरे को भी फायदा होगा और आपका भी ब्रांड फेमस होगा। और तो ऑक्सफोर्ड वाले का बोलेगा ठीक है, लेकिन ऑक्सफोर्ड वाला क्या बोलेगा, तुम भी बना के बेचो लेकिन तुम्हें मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर मैं पूरा का पूरा ब्रांड नेम ही खरीद लेता हूँ ऑक्सफोर्ड से, तो वो ब्रांड नेम एसेट हो जाएगा, फिर ऑक्सफोर्ड वाला नहीं बनाएगा, फिर मैं ही बना के बेचूंगा। यहाँ पे मैं ब्रांड नेम नहीं खरीद रहा हूँ, आई एम नॉट एक्वायरिंग द फुल ब्रांड, वो भी बना के बेच रहा है और मैं भी बना के बेच रहा हूँ, तो मुझे वो ऑक्सफोर्ड वाले को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग विनीशा? सो ऑक्सफोर्ड वाले को वो भी बना के बेच रहा है और मैं भी बना के बेच रहा हूं, तो दैट्स माय एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। अनदर एग्जांपल ऑफ रॉयल्टी, यू हैव बीन टू डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, ऑल दीज आर फ्रेंचाइजी, ऑल दीज आर फ्रेंचाइजी। अभी मैकडॉनल्ड वाला अमेरिका में उसका हेड ऑफिस है, ठीक है, लेकिन उसका शॉप्स इधर भी है मैकडॉनल्ड का, तो वो मैकडॉनल्ड वाले का नाम पे बिक रहा है ना सब कुछ, और मटेरियल वटेरियल वो देता है, आलू तो हम लोग लोकल खरीदते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, तो फॉर्मूला वो दे दिया है और नाम दे रहा है, तो यहाँ पे जो ओनर है उसको मैकडॉनल्ड को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, डोमिनोज का जो ओनर है उसको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनोज के नाम पे उसका धंधा चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये होती है रॉयल्टी।
इसमें हम ब्रांड नेम खरीदते नहीं है, उसको पे करते रहते हैं। यू नो जेके रोलिंग, हैरी पॉटर, एनी ऑफ यू नो जेके रोलिंग, हैरी पॉटर? जेके रोलिंग इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर, राइट? हैरी पॉटर की पूरी पिक्चर बन गई उसके बुक पे से। तो वो लोग ने क्या किया, प्रोड्यूसर वार्नर ब्रदर्स एज अ प्रोड्यूसर, वो लोग ने क्या किया, जेके रोलिंग से कंटेंट लिया और वो बुक्स भी बना के बेच रही है और इसके पिक्चर भी बनाए। तो ये लोग उस जेके रोलिंग को हर साल थोड़ी थोड़ी रॉयल्टी देंगे, जब तक उनको पिक्चर से पैसा आ रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट जेके रोलिंग को देते रहेंगे एज अ रॉयल्टी। वो खुद भी बना के नॉवेल बुक तो बेच ही रही है, उसके भी बुक्स बिक रहे हैं, और ये जो पिक्चर बना के बेचा वो भी उसको रॉयल्टी मिल रही है साइमल्टेनियस। इज दिस क्लियर? These are royalties. Now, expense होता है या income होती है. Royalty can be expense or income. Generally, if nothing is specified, we assume it is expense. We assume it is expense. हम लोग खरीदने पे मतलब परचेज किया है कुछ गुड्स, या हम लोग गुड्स बना रहे हैं उसके नाम पे बेच रहे हैं, तो उसको हम पे कर रहे हैं. It's our expense generally if nothing is given. उसकी income अपना expense. Okay? अच्छा, ये कंसेप्ट भी बहुत समझने वाला चीज है. मेरा एक्सपेंस हमेशा किसी और का क्या होगा? इनकम. मेरी इनकम सामने वाले की क्या होगी? एक्सपेंस. मेरा एसेट सामने वाले का क्या होगा? Liability. और मेरी लायबिलिटी सामने वाले के लिए क्या होगी? Asset. अब लेट अस अंडरस्टैंड. मैंने विनीशा से लोन लिया, तो मेरे लिए विनीशा कौन हुई? क्रेडिटर. लोन वाली लायबिलिटी हुई. विनीशा ने मुझे लोन दिया है, तो मैं क्या हुआ? तो उसे मुझसे पैसा लेना है, तो मैं उसके लिए एसेट हुआ, वो मेरे लिए लायबिलिटी हुई. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लाइक दैट फॉर द बिजनेस, whatever it is dealing with other business, whatever is an expense for this business is an income for another business or another person, and whatever is income for us is someone else's expense. Whatever is asset for us is someone else's liability, and whatever is liability for us is someone else's asset. Is that clear? So think and tell me, what is capital from the point of view of business? Liability. But what is capital from the point of view of proprietor? ओनर के लिए वो एसेट है, उसको मिलने वाला है, बट बिजनेस के लिए इट्स अ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बढ़े आगे. 66 इंपोर्ट ड्यूटी. ये सब टैक्सेस है. ओके, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज तो अभी चला गया, जीएसटी आ गया. तो ये जितने टैक्सेस है, ऑल आर योर एक्सपेंस. In the business you are paying these taxes. So import duty are nominal and expense. Then what do we have? Export duty, export पे pay कर रहे हो, nominal and expense. All taxes in general, all are expense. 68 is forwarding and clearing charge. Has anyone heard about forwarding and clearing charges? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग सुना है किसी ने? देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है सबको. इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट में हम बाहर से खरीदते हैं गुड्स, एक्सपोर्ट में हम बाहर वाले कंट्री को बेचते हैं. उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटी होते हैं, 1000 डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं, 1000 जगह से परमिशन लेनी होती है, कस्टम डिपार्टमेंट, आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज, सबका लफड़ा रहता है. तो अगर आपको ये सब जगत मंगतमारी नहीं करनी है, ये आपको सीधा काम पे ध्यान देना है, तो आप एक एजेंट को हायर कर दोगे. उसको बोलोगे, उसको एजेंट का नाम होता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. उसको क्या बोलते हैं? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. तो आप क्या करोगे? अपने गुड्स उसको दे दोगे, वो उस पूरा माल वाल करके फॉर्मेलिटी करके बेच के आएगा, एक्सपोर्ट कर देगा. या इंपोर्ट करना है तो एजेंट को बोलोगे, वो आपका पूरा गुड्स कस्टम से क्लियर करवा के लेके आएगा. उसको आप कमीशन देते हो, उसको बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस या फॉरवर्डिंग चार्ज. तो अगर आप वो एजेंट को आप मैसेज फॉरवर्ड करते हो ना, तो फॉरवर्डिंग मतलब एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट रिलेटेड चार्जेस को बोलते हैं फॉरवर्डिंग एक्सपेंस, और इंपोर्ट रिलेटेड चार्जिंग को बोलते हैं क्लियरिंग एक्सपेंस. समझ आई बात? आपके एजेंट को आपने चार्जेस पे कर दिया, मगजमारी से छूट गए. सिंपल. ओके, तो फॉरवर्डिंग आर फॉर एक्सपोर्ट्स एंड क्लियरिंग आर फॉर इंपोर्ट. दोनों खर्चा ही है. Both are expense and nominal. Expense and nominal.
ट्रेडिशनल में नॉमिनल, मॉडर्न में एक्सपेंस। याद आ गई ये चीज, भूलोगे तो नहीं। इंपोर्ट वाले चार्जेस को क्या बोलते हैं, क्लियरिंग या फॉरवर्डिंग? क्लियरिंग। और एक्सपोर्ट वाले को क्या बोलते हैं, फॉरवर्डिंग। तो याद रखना, मैसेज फॉरवर्ड करते हो तो क्या करते हो, जा रहा है ना मैसेज, तो एक्सपोर्ट। और क्लियरिंग मतलब कस्टम से क्लियर करके लाना पड़ता है, कुछ स्मगल्ड माल तो नहीं है, कुछ डुप्लीकेट, कुछ झोल झपाटे वाला तो नहीं है, तो चेकिंग होती है कस्टम में, आपका पूरा माल खुलता है, चेक होता है, फिर क्लियर होके आता है वहां। कस्टम पता है ना, कस्टम व्हाइट कॉलर्ड, व्हाइट सूट में रहते हैं उधर, डॉक बीटी साइड जाओगे तो आपको दिखते हैं वो लोग, ओके, वो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं। देन एक्साइज ड्यूटी, अगेन अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन, अभी चला गया जीएसटी आने के वजह से, बट सम कॉलेजेस दे हैव स्टिल इन देयर सिलेबस। तो एक्साइज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, नॉमिनल एंड एक्सपेंस, ओ सॉरी ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय है ड्यूटी, पहले, ऑक्ट्रॉय भी अभी चला गया है, ऑक्ट्रॉय पहले था, जीएसटी के बाद चला गया है। स्टेट में गुड अपना सॉरी डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में गुड्स लाने का टैक्स था, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मतलब डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में गुड्स लाने का टैक्स, दैट वाज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, नॉमिनल एक्सपेंस। 71 कस्टम ड्यूटी, ये अभी बताया, कस्टम से क्लियरेंस करवाने का टैक्स, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। देन एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन का टैक्स, एक्साइज ड्यूटी भी अभी चला गया है बिकॉज ऑफ जीएसटी। जीएसटी आपको है आगे चैप्टर में, जब जीएसटी एक्सप्लेन करूंगा तब बताता हूँ ये सब आपको। जीएसटी आपको समझ में आ जाएगा तो फिर जीएसटी भी संभाल सकते हो आप अपने बिजनेस। देन सेल्स टैक्स भी पहले था, अभी गुल हो गया ड्यू टू जीएसटी, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। ऑल टैक्सेस है, इंडिया में भयंकर सारे टैक्सेस है, इतना सारा टैक्स है, जीने से लेके मरने तक टैक्स ही पे करते थे। देन लोडिंग चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, लॉजिकल है, खर्चे होंगे गुड्स को लोड करने का और अनलोड करने का, ओके, लोड करके भेजा, अनलोड करके लाया, मजदूरों को जो देते हो, लोडिंग एंड अनलोडिंग। Loading and unloading both are nominal and expense, nominal and expense. Understood? Then dock charges, loading, unloading, demurrage, loading, unloading के बाद loading, warehousing warehousing charges, warehousing charges मतलब क्या मालूम है, गोडाउन में गुड्स रखने का भाड़ा, warehousing, ओके, जेठालाल का गोडाउन है, उसका भाड़ा भरता होगा, warehousing charges, they are nominal and expense. Then dock charges, डॉक चार्जेस, डॉक्स किसी ने देखा, कंटेनर्स पिक्चर में होते हैं, इंपोर्ट होके गुड्स पड़े होते हैं कंटेनर में, उसका भी भाड़ा लगता है, फोकट में तो कोई देगा नहीं आपको कंटेनर, तो कंटेनर का भाड़ा, डॉक चार्जेस, ओके, डॉक चार्जेस। देन वी हैव डॉक चार्जेस के बाद ड्यूमरेज, ड्यूमरेज का मतलब दिख रहा है ब्रैकेट में लिखा वहां पे, फाइन या पेनल्टी। आपने दुबई से गुड्स मंगवाए, ओके, शिप में आ गए और शिप खड़ी हुई है, आपके डॉक पे आके खड़ी हुई है, आपने निकाले ही नहीं गुड 2-3 महीने, 2-3 दिन तक, 2-3 हफ्तों तक, तो शिप वाला तो आपको फाइन मारेगा ना, बोला भाई गुड्स लेके जाओ, मेरे को दूसरा भी धंधा करना है, आपका ही गुड्स संभाल के बैठूं क्या मैं? तो शिप वाला जो आपको लेट विड्रॉवल के लिए फाइन मारता है उसको बोलते हैं ड्यूमरेज। ड्यूमरेज का मतलब होता है आपने अपने गुड्स निकाले ही नहीं, वहां पे ही पड़े हुए हैं शिप, तो निकाले नहीं तो वो आपको फाइन मारेगा, गुड्स तो बाद में देगा लेकिन फाइन मारेगा। तो ड्यूमरेज इज फाइन और पेनल्टी, तो दैट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। लेट विड्रॉवल ऑफ गुड्स, ओके, उसको बोलते हैं ड्यूमरेज। समझ रहा है यहाँ तक सब टर्म्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? टर्म नंबर 78 तक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? पक्का? जमते सगळं जमते? बरं बरं, चला 79 वेजेस वापस रिपीट हुआ, आई थिंक पहले भी था वेजेस, वापस रिपीट हुआ है, दैट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। मगन का मगन का वेजेस याद रखने का, एक्सपेंस है अपना। देन प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब है वो बंदा प्रोडक्शन लाइन में है, मतलब जैसे हमने बताया ना सेमी मैन्युफैक्चरर, तो वो टैनिंग डाइंग उसका काम में एंगेज है, उसको प्रोडक्टिव वेजेस बोलते है वो वेजेस ही, खर्चा ही है, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। 81
we have is unproductive wages. Unproductive wages is अपना मगन काका, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सामान इधर उधर रखने के लिए उसको रखा है, उसको वेजेस देंगे तो उसको बोलेंगे अनप्रोडक्टिव वेजेस, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बराबर है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है, प्रोडक्शन से रिलेट करता है तो प्रोडक्टिव वेजेस, नहीं करता है तो अनप्रोडक्टिव वेजेस। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर मतलब जो फैक्ट्री में बैठता है, जो प्रोडक्शन को सुपरवाइज करता है ना, उसको बोलते हैं वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क्स है ना, वर्क्स, ये टर्म आपको अभी दिखेगा। वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री। किसी ने ध्यान से आइसक्रीम वर्क्स का लोगो देखा है? क्रीम सेंटर का आइसक्रीम वर्क्स का लोगो, क्रीम सेंटर का ब्रांड है आइसक्रीम वर्क्स, आइसक्रीम का शोरूम है उसका, तो उसका लोगो में देखना वो स्पेयर पार्ट और मशीन जैसा बताया है, तो वो आप आइसक्रीम वर्क्स का मतलब आइसक्रीम की फैक्ट्री। ओके, वर्क्स मींस फैक्ट्री। तो वर्क मैनेजर सैलरी मतलब वो फैक्ट्री में सुपरवाइज कर रहा है, उसको बोलेंगे वर्क मैनेजर। और जो ऑफिस में सुपरवाइज करता है उसको बोलते हैं ऑफिस मैनेजर। ऑफिस में सुपरवाइज करने वाले को ऑफिस मैनेजर, फैक्ट्री में सुपरवाइज करने को वर्क मैनेजर। तो हम लोग दोनों की सैलरी दे रहे हैं, हमारे लिए तो दोनों खर्चे ही है, नॉमिनल। 83rd वन इज रेंट रेट्स टैक्सेस। रेंट मालूम है सबको, रेंट रेट्स म्यूनिसिपैलिटी के रेट्स होते हैं, टैक्सेस भी म्यूनिसिपैलिटी के टैक्स अपने को भरने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। तो ये हुआ रेंट रेट्स टैक्स, ये भी खर्चा ही है, जनरल, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। ओके, देन 84th वन वी हैव इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। किसी को पता है इंश्योरेंस लाइफ पे ही होता है कि एसेट का भी इंश्योरेंस निकाल सकते हो आप? एसेट का भी, एसेट का भी इंश्योरेंस निकाल सकते हो, ये पता है सबको। जनरल इंश्योरेंस सुना है नाम? जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, जनरल इंश्योरेंस भी होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आप क्या, इंश्योरेंस का मैकेनिज्म पता है क्या होता है? इंश्योरेंस का मैकेनिज्म, एनीवन नोज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरेंस? you can insure something so for in the future if you're, for example, if they are goods and in the future if there is some theft of the goods or if it's lost due to some other things like fire or anything, then they give the insurance company gives you some amount of money which will recover the cost of the goods. परफेक्ट परफेक्ट। जब भी आप कुछ इंश्योर करवाते हो, ओके, आपके घर पे कंप्यूटर पड़ा है, आपने उसको इंश्योर करवा दिया, तो इंश्योर करवाने पे क्या होता है, आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, विनीशा ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली उसके कंप्यूटर की, ठीक है। अभी विनीशा को गुस्सा आया, उसने कंप्यूटर तोड़ दिया, ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देने वाला, उसको ठेंगा देगा, ओके, क्योंकि आपने खुद किया है वो। आप खुद अगर अपना लॉस करोगे तो कुछ ठेंगा मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर विनीशा का कंप्यूटर चोरी हो जाता है, कल उठ के विनीशा का कंप्यूटर चोरी हो जाता है, तो उसको जो भी लॉस हुआ है कंप्यूटर का, जो भी भाव था, उतना भाव का उसको कंपनी से पैसा मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज क्लेम, दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस क्लेम। ओके, तो अभी समझो विनीशा का कंप्यूटर था 30,000 का, कितने का था? 30,000 रुपीज का कंप्यूटर था। उस पे वो हर साल 4,000 रुपीज क्लेम भर रही है। कितना भर रही है? क्लेम क्या, सॉरी, प्रीमियम कितना भर रही है? 4,000 रुपीज। तो एवरी ईयर उसको 4,000 भरने का, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। Forum, are you understanding? Just that is insurance premium. Every year you are paying 4,000. Every year you are paying 4,000. Like that, Vinisha paid that 4,000 for 4 years. So 16,000 हो गए, 16,000 उसका expense. That is called insurance premium. And फिर उसका कंप्यूटर लॉस हो गया, चोरी हो गया, तो उसको क्लेम मिल जाएगा 30,000 या जितना था वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। She will get that 30,000 from the insurance company, बराबर है। लेकिन अगर उसका कोई चोरी वोरी नहीं हुआ, चोरी वोरी हुआ ही नहीं, 4,000 वो प्रीमियम दे रही है बस, तो चोरी हुआ ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो 4,000 जो गया वो गया, दैट इज द एक्सपेंस, वो वापस नहीं मिलेगा, वो वापस नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो इसमें किसी का फायदा नुकसान नहीं है, समझ रहे हैं आपको? आप प्रीमियम भर रहे हो, कुछ लॉस हो गया तो आपको मिल जाएगा क्लेम, तो तभी कंपनी का थोड़ा नुकसान होगा, आपका फायदा होगा। बट अगर आपका नुकसान नहीं हुआ तो आप प्रीमियम गया, वो वेस्ट, वो गॉन, दैट इज योर एक्सपेंस, गेन फॉर द कंपनी। सो दिस इज हाउ द इंश्योरेंस थिंग वर्क्स। ओके,
तो यहाँ पर इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। सिर्फ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का मीनिंग है 4,000 एवरी ईयर, दैट्स योर एक्सपेंस, दैट्स योर एक्सपेंस। Okay, that So is we also get bonuses if we don't use it. exactly no claim bonus बोलते हैं उसको, no claim bonus। गाड़ियों में भी सुना होगा आपने, some of you might be using cars and all। अगर आपका कार किधर एक्सीडेंट में चला गया और आपने क्लेम ना लिया, उसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर यू हैव टू पे लेसर प्रीमियम। ओके, ये सब आप डिटेल में लर्न करोगे इंश्योरेंस में। तो बेसिक मैकेनिज्म आई एम एक्सप्लेनिंग, आगे तो डिटेल बहुत सारी है इसमें। ओके, री इंश्योरेंस होता है और लाइफ पे, फिर इंडेमनिटी क्लॉज वगैरह सब, विल लर्न दैट। सो फिलहाल अपना नॉर्मल अपना क्या बोलते हैं, नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस ये समझ आया। दो चीजें होती है, नंबर 1 हर साल आप प्रीमियम भरो 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 भरो, वो खर्चा फिक्स, और लॉस हुआ तो क्लेम मिलेगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, वैसा। ओके, तो ऐसा होता है आपका एक्सपेंस, और क्लेम मिला तो आपका इनकम, लमसम मिला तो, लॉस हुआ तो। और उसका मतलब ये नहीं कि विनीशा कल गुस्से में आके खुद का कंप्यूटर तोड़ देगी और उसको क्लेम मिल जाएगा। खुद का कंप्यूटर तोड़ने पे, खुद का नुकसान करने पे कोई क्लेम मिलता नहीं है, उल्टा आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, अर्लियर पीपल यूज्ड टू डू दिस। सोने की दुकान है, उसको इंश्योर करवाया और खुद ही के दुकान में रॉबरी करवा दी, सोना भी अपना, इंश्योरेंस का माल भी अपना। ओके, ऐसा सब झोल बहुत होता था। तो ये अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इंश्योरेंस वाले, आपके इधर ऑफिसर भेजते हैं, चेक वेक करते हैं और फिर ही क्लेम पास करते हैं। पहले तो इससे भी खतरनाक चीज होती थी, LIC की हस्बैंड एंड वाइफ की पॉलिसी होती थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों सेम पॉलिसी में, तो हस्बैंड वाइफ का खून कर देता था पॉलिसी का पैसा लेने के लिए, ऐसा सीन हो जाता था। तो वो पॉलिसी भी बंद हो गई। ओके, बहुत लालची लोग बैठे हैं, आप लोग को संभालना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल जो होता है, अभी उसी पे लाइफ पॉलिसी हम लोग देते हैं। ये इंश्योरेंस का जो मैं बात कर रहा हूँ, इज दिस लाइफ इंश्योरेंस और बिजनेस का जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, ये जनरल इंश्योरेंस एसेट का प्रीमियम है। ठीक है, एसेट का प्रीमियम है, दिस इज एसेट का प्रीमियम, या गुड्स को इंश्योर करवाया उसका प्रीमियम। समझ लो कि नहीं? ओके, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? एक्सपेंस एंड नॉमिनल, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो। एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? एक्सपेंस एंड नॉमिनल, एक्सपेंस एंड नॉमिनल। ये तो सिंपल है, न्यूज़पेपर, टीवी एड, रेडियो एड आप देते रहते, बराबर है। देन पब्लिसिटी भी सिमिलर है आपका। इवेंट देखा होगा आपने मॉल वगैरह में, ओके, गाड़ियों का इवेंट होता है, मॉडल वॉडल आके आपसे क्विज करती हैं, ओके, और आपको कुछ छोटा सा मगला या कप दे देंगे आपको इनाम में, वो एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। सो दैट इज पब्लिसिटी, एक्सपेंस एंड नॉमिनल। मेरे को अपना प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करना है। देन डिलीवरी वैन एक्सपेंस, ये भी नॉमिनल है। डिलीवरी वैन एक्सपेंस नाम ही सजेस्ट करता है। ऐसे बिजनेस में n नंबर ऑफ अलग अलग एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो आपके बिजनेस में जो जो खर्चे हो रहे हैं आप उसका अकाउंट बना सकते हो। ये हमारा थियोरी के लिए लिस्ट है, प्रैक्टिकली आपके बिजनेस में जो एक्सपेंस हो रहा है आप उसका अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, देन सेल्स मैनेजर सैलरी है, तो सेल्स मैनेजर लॉजिकल है, सेल्स के लिए मैनेजर रखा हुआ है, उसको आप पे कर रहे हो सैलरी, दैट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। देन वी हैव 90th इज व्हाट? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का मतलब पता है किसी को? ऑडिट फीस You give the CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस, फॉर ऑडिटिंग, चेकिंग द अकाउंट्स, आपके अकाउंट्स चेक करने के लिए। ओके, सम ऑफ यू माइट गेट दिस ऑडिट फीस इफ यू डू CA देन। सो आप अकाउंट्स चेक करने की फीस लेते हो, ओके, वो बिजनेस आपको देता है, दैट इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। लीगल फीस, कुछ कोर्ट केस हो गया, लॉयर की फीस, दैट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। ओके, देन वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेंसिल, पेन, रबर, शार्पनर। Are pencil, pen, rubber, sharpener your assets or your expense? Expense. एक पेंसिल को थोड़ी इस्तेमाल करोगे 10 साल तक, ये थोड़ा कुछ मिस्टेक कर देते हैं कोई लोग, एक पेंसिल को पता नहीं कैसे एसेट बना देते हैं। पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, बुक्स, स्टेशनरी, ऑल दीज आर एक्सपेंस, राइट? स्टेपलर पेन्स, पंचिंग पैड्स,
these books, files, these are all nominal and expense, always nominal and expense. 93rd is postage and telegram. अब तो बहुत कम हो गया है क्योंकि ईमेल वगैरह आ गया है. पहले के जमाने में होता था पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट. ओके, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा नॉमिनल एंड एक्सपेंस. देन वी हैव एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट का मतलब कभी कभी अपने नट्टू काका बागा को जेठालाल खिलाता है ना जलेबी फाफड़ा मंगाता है, मिल्क शेक मंगाता है, चॉकलेट मिल्क शेक, ट्रीट. ओके, दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट. अपने एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते हैं. दैट इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, नॉमिनल एंड एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा हो गया. बराबर है. देन वी हैव रिफ्रेशमेंट. रिफ्रेशमेंट भी यही है, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. नॉमिनल एंड एक्सपेंस. ये कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. 96. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स देख के ही समझ आ रहा है. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल क्या होगा? नॉमिनल एंड एक्सपेंस. हर 3 महीने सर्विस करवाते हो ना एयर कंडीशनर की. तुम हर 6 महीने गाड़ी को रिपेयर करवाते हो, 3 महीने गाड़ी को रिपेयर करवाते हो. तो रिपेयर मतलब सर्विस चार्जेस वगैरह. कुछ खराब हो गया तो रिपेयर करवाओगे. दैट इज ऑल योर रेगुलर एक्सपेंस. एक्सपेंस एंड नॉमिनल. ट्रेडिशनल में नॉमिनल, मॉडर्न में एक्सपेंस. देन वी हैव रिन्यूअल्स का मतलब क्या होता है? रिन्यूअल्स का मतलब तुमने कोई पार्ट रिप्लेस करवा दिया. हमारा गाड़ी का कार्बोरेटर खराब हो गया तो उसको रिन्यू करवाया, रिप्लेट करवाया. कुर्सी पुरानी हो गई, पॉलिश करके रिन्यू करवा दी उसको. दैट इज रिन्यूअल. रिपेयर मतलब मरम्मत. रिन्यू मतलब रिप्लेसमेंट, थोड़ा बहुत चेंज कर. Then what do we have next? After repairs and renewals we have maintenance. Maintenance are also expense. Okay, machine maintenance, computer maintenance, air condition maintenance. Then we have office expense. अभी आगे के जो आपको ये 6 हेड्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली है ना सब एक ही है. ये 6 कोई मेंटेन नहीं करता है. 6 में से कोई एक हेड आप मेंटेन करते हो. सबका मीनिंग एक ही है. ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, और क्या दिया है, ट्रेड एक्सपेंस, और भी है ना ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल एक्सपेंस. जनरल, ये में नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है मेरा यहाँ पे. जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस एंड पेटी एक्सपेंस. 104 इज पेटी. या ये सब में से कोई भी एक हेड बिजनेस रखेगा. काय के लिए रखेगा? बहुत छोटे अमाउंट के एक्सपेंस जो अलग अकाउंट में नहीं फिट हो सकते. अभी समझो आपने झाड़ू पोछे का खर्चा दिया तो वो भी एक्सपेंस हुआ, लेकिन आप झाड़ू अकाउंट, पोछा अकाउंट, क्लीनिंग, इतना सब छोटा छोटा अकाउंट करोगे तो आप पागल हो जाओगे. तो ये एकदम छोटे लेवल के अकाउंट होते हैं जो आप किसी और में फिट नहीं कर सकते, तो उसको आप एक कॉमन हेड में डाल देते हो. उसका वैल्यू नहीं है इतना, चलेगा कि आप डाल सकते हो. ठीक है, तो क्लीनिंग हो गया, स्वीपिंग हो गया, आपका किसी को गिफ्ट आपने दी है. आप कभी कभी कोई बिजनेस न्यूज़पेपर मंगवाता है, पता है, महीने का न्यूज़पेपर का खर्चा, मैगजीन्स, जर्नल्स होती हैं, जर्नल का खर्चा, तो ये सब आप डाल देते हो सन्ड्री, ऑफिस, मिसलेनियस, कोई भी एक हेड में डाल देते हो. ओके, तो सबका मीनिंग एक है, सब छोटे अमाउंट के एक्सपेंस है. छोटू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ छोटू, छोटे अमाउंट के एक्सपेंस है ये. ठीक है, ऑल दीज आर छोटू एक्सपेंस जो आप कोई भी एक हेड में लिख सकते हो. ऑल आर नॉमिनल, ऑल आर एक्सपेंस. ऑल आर नॉमिनल, ऑल आर एक्सपेंस. समझ आई बात? Then what do we have is petty के बाद we have traveling expense. सबको पता चल गया ट्रैवलिंग. कुछ मीटिंग वीटिंग के लिए ट्रैवलिंग करना पड़ा, ट्रेन भाड़ा, बस भाड़ा, एक्सपेंस एंड नॉमिनल एंड एक्सपेंस. Then we have ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन इज सिमिलर, थोड़ा सा फर्क है. लोकल जो गुड्स का होता है ना उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, नॉट द कैरेज. वो लाया लेके गया, फिर लोकल मार्केट में इधर से उधर खाली पहुंचाने का है, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच पे लेके जाने का है. दैट इज ऑल ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्मल.
ट्रैवलिंग इज फॉर एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्टेशन इज फॉर गुड्स। छोटा लेवल का रहता तो कैरेज नहीं बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इधर घाटकोपर से मुलुंड लेके जाना है तो दैट इज ऑल ट्रांसपोर्टेशन। बाहर से मंगवा रहे हो, बड़ा है थोड़ा, तो कैरेज यूज करते हैं या फ्रेट यूज करते हैं फॉर ट्रेन एंड फ्लाइट या शिप्स। देन वी हैव डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या किसी को पता है डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड का मतलब on clothes we put discount, it's called discount received. हाँ, क्यों मिलेगा डिस्काउंट, क्यों अलाउ करोगे? Payment early or on an early. एग्जैक्टली तुमने डेटर से मांगा है, डेटर हैज टू पे यू आफ्टर 2 months 10,000 rupees। ओके, डेटर को लालच दोगे, देख भाई डेटर आज के आज पैसे दे दिए ना तो 500 रुपया डिस्काउंट, आज के आज पैसे दे दिए तो 500 रुपया डिस्काउंट, तो भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा ना। तुम भी राजी खुशी ले लोगे 9,500, 500 रुपया भले कम हुआ, आप वो 9,500 से और बिजनेस कर सकोगे ना, ज्यादा गुड्स पैसे कमा सकोगे। ओके, तो डिस्काउंट अलाउड मतलब डेटर को आप लालच दे रहे हो, जल्दी पैसा दे दे। ऐसा हमारा क्रेडिटर अपने को लालच देगा कि यार इमीडिएटली पैसा दे दे, तेरे को भी कम देना है, तो हम भी अगर इमीडिएटली देंगे तो हमें भी कम पैसा देना पड़ेगा, दैट्स अवर गेन। तो डिस्काउंट अलाउड इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस, but discount received is nominal but income. Did you understand? Discount allowed is expense but discount received is income. पढ़ लो। क्रेडिटर को आप जल्दी पैसा दे रहे हो, सेटल कर रहे हो, हर साल मिलेगा, हर साल जल्दी दोगे तो अच्छा। Then we have 109, that is commission paid, commission received. कमीशन सेलिंग का है, आपने एजेंट को सेलिंग कमीशन दिया, तो कमीशन पेड क्या होगा? नॉमिनल एंड एक्सपेंस की इनकम। कमीशन पेड इज एक्सपेंस, बट कमीशन रिसीव मतलब आपको दे रहा है कोई कमीशन, आपको मिल रहा है कमीशन। कमीशन रिसीव क्या हो जाएगा? नॉमिनल एंड सर इनकम। या सर वो पहले था कि अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव है तो वो हमारे पास वापस आ रहा है तो वो आई माइनस हो जाता है, तो इसमें डिस्काउंट में नहीं होगा प्लस या माइनस? हाँ, डिस्काउंट में डिस्काउंट प्लस या माइनस होगा, लेकिन गुड्स में नहीं होगा, डेटर में होगा। गुड्स तो पूरा दिया है, गुड्स कम नहीं हो रहा है, डेटर से पैसा कम ज्यादा हो रहा है, तो डेटर में कम ज्यादा कर देंगे या करेंगे। ट्री में आएगा ना तभी और क्लियर होगा। फिलहाल खाली नेचर समझो, एक्सपेंस इनकम का नेचर समझ आ रहा है। माइनस प्लस का सब एंट्रीज के साथ हम लोग करेंगे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड रिसीव, डेटर में से ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू। कमीशन पेड, कमीशन रिसीव समझ आ गया, सिंपल था, एक्सप्लेनेटरी। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव समझ आ गया। व्हाट इज इंटरेस्ट पेड? नॉमिनल एंड एक्सपेंस, लोन वगैरह लिया उस पे यू पे इंटरेस्ट एवरी ईयर। एंड व्हाट इज इंटरेस्ट रिसीव? नॉमिनल बट इनकम, अग्री? नॉमिनल बट इनकम, परफेक्ट। देन वी हैव रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, सिंपल अगेन, रेंट पेड इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस, agree? And rent paid, rent received is nominal and income. Nominal and income. Is this clear? Comfortable all of you? Rent paid, rent received, interest paid, interest received, commission paid, commission received, brokerage paid, brokerage received, discount allowed, discount received. Allowed है तो expense, received है तो income, हर साल मिलने वाली है, हर साल पे करोगे, nominal है। Then we have bad debts. याद है किसी को bad debts? Amount which is not recoverable. So expense or gain or asset or liability, what it is? Expense. Expense. Nominal and expense. Nominal and expense, right? Bad debts are nominal and expense. Agree all of you? Bad debts recovered का मतलब क्या हुआ? Bad debts recovered का मतलब ये भी बताया था. Does anyone remember bad debts recovered? When your debtor gives you the money. Bad debts are returned. कोई भला मानुस, कोई महापुरुष जो बैड डेट्स हो गया है, लेकिन बाद में उसके पास पैसे आए, किसी ने डाउट भी पूछा था मेरे को लेक्चर में, तो बाद में पैसे आए और भर दिए, तो हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग ने तो सब कुछ बंद करके भूल गए थे, हम लोग आ गया तो चलो ले लो पैसे, आई हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है।
तो आ गया पैसा तो ले लो. बैड डेट्स रिकवरी. बैड डेट्स रिकवरी इज व्हाट? इट इज अवर इनकम. नॉमिनल एंड इनकम. नॉमिनल एंड इनकम. आई तो ले लेंगे, नहीं आए तो भैया जयराम जी की. बैड डेट्स करके हम तो भूल चुके हैं, हमें उम्मीद नहीं थी. कोई बंदा था जो आ गया और उसने भर दिया. समझ में आ रहा है? नॉमिनल और एक्सपेंस इनकम का लॉजिक समझ में आ रहा है? पर्सनल रियल नॉमिनल का डिस्टिंक्शन, मॉडर्न कंसेप्ट दोनों समझ में आ रहा है? पक्का? कुछ भी नहीं समझ में आया तो आज खाली लिस्ट लेके भागने का नहीं है, ये रट्टा नहीं मारना है. आपको लॉजिक से सोचना है. एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है. बस अपने आप आंसर आ जाएगा. ट्रेडिशनल का भी आ जाएगा, मॉडर्न का भी आ जाएगा. आगे बढ़े. 117 इज इनकम टैक्स. अभी ये बहुत अच्छी चीज है, इनकम टैक्स ध्यान रखने वाली. ब्रैकेट में दिया हुआ है ड्राइंग. सी दैट ब्रैकेट में दिया हुआ है ड्राइंग. व्हाई ड्राइंग्स? ऑल अदर टैक्सेस आर एक्सपेंस बट नॉट इनकम टैक्स. क्यों? जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, जो पूरा साल हम लोग करेंगे ना सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जेठालाल, वन पर्सन ओन्स एंड मैनेजेस द बिजनेस. हम ही ओनर है, हम ही मैनेजर है. ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेपरेट टैक्स नहीं है. सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस पर कोई अलग टैक्स नहीं लगता. जो क्योंकि उसका एक ही माई बाप है ना, ओनर. उसकी जो इनकम है वो बिजनेस से ही आ रही है. तो जो ओनर की इनकम है वही बिजनेस की इनकम है, उसी पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स ओनर का ही टैक्स है एक्चुअली, बिजनेस का नहीं है. बिजनेस की इनकम पे कोई अलग टैक्स नहीं लगता. पार्टनरशिप के बिजनेस पे भी अलग टैक्स होता है, ओनर की इनकम पे भी अलग टैक्स होता है. कंपनी में बिजनेस पे भी अलग टैक्स होता है, ओनर की इनकम पे भी अलग टैक्स होता है. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा होता है, वो खुद ही का टैक्स पेरेगा, वही इनकम टैक्स है. तो कभी भी आपको इनकम टैक्स दिखे, इनकम टैक्स का मतलब क्या हुआ? अभी समझो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, मेरे को इनकम टैक्स आया 50,000 रुपया टैक्स भरना है. तो आपको इनकम टैक्स देखने का मतलब क्या? मैंने बिजनेस में से पैसा निकाला और पर्सनल पे किया, पर्सनल घर पे लेके गया. इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, ओनर का एक्सपेंस, पर्सनल. बिजनेस पे कोई सेपरेट इनकम टैक्स नहीं होता. समझ में आई बात? तो अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, इसका मतलब आप बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हो और पर्सनल कुछ तो पे कर रहे हो. अगर आपने घर के ही पैसे से घर का टैक्स भर दिया तो इधर दिखेगा ही नहीं, बिजनेस में आएगा ही नहीं इनकम टैक्स. बट दिखा तो इसका मतलब आपने बिजनेस से पैसा घर पे लेके लिया, उतना पैसा आपने घर पे ले लिया. दैट इज ड्रॉइंग्स. दैट इज ड्रॉइंग्स बेसिकली. इज दिस क्लियर? तो अगर आपको कहीं इनकम टैक्स दिखता है, कंफ्यूज मत होना. बिजनेस का टैक्स नहीं होता इनकम टैक्स. सुना? और ये फैसिलिटी कौन से बिजनेस को होती है? सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर. पार्टनरशिप में नहीं होता. 30% फ्लैट टैक्स रहता है आपके प्रॉफिट पे, प्लस सेस वगैरह 33. तो 33% टैक्स, 32% टैक्स आपको भरना है ना पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट हुआ उस पे तो भरना ही है, खुद के इनकम टैक्स पे अलग ही टैक्स भरना है, ऐसा है. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता. समझ में आया सबको? तो इनकम टैक्स मतलब पर्सनल टैक्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो ड्रॉइंग्स ही गिना जाएगा. तो ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल में ड्रॉइंग्स, कैपिटल और ड्रॉइंग्स ट्रेडिशनल में क्या थे? रियल, पर्सनल और नॉमिनल. बोलो बोलो बोलो. ट्रेडिशनल में कैपिटल और ड्रॉइंग्स में पर्सनल, राइट? दे वर रिप्रेजेंटिंग द ओनर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रुद्र, जश, अमया, कशिश, निशी. ट्रेडिशनल में फोरम. ट्रेडिशनल में इट इज what? Personal, because it represents the owner, right? Nishant, Anuj, are you all getting this? Now, traditional में it is personal. And modern में क्या होगा? Drawings. Modern में क्या होगा? Drawing. Drawings. Drawings only. Drawings are drawings. Modern में drawings are drawings only. Modern में drawings are drawings only. Capital and drawings. Okay. Now, next one. 118. Output GST and input GST. I'll explain it to you later. GST का concept जब मैं समझाऊंगा, फिलहाल लीव कर दो उसको. Output GST and input GST. Okay. Output GST and input GST भी है किधर? तो फिर 155 में input GST. Depreciation पे जाते हैं. What is depreciation?
याद है किसी को डेप्रिसिएशन? The reducing of the रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. फर्नीचर लिया है 1 लाख का, हर साल 1 लाख रहेगा कि कम होते जाएगा? कम होते जाएगा. वो क्या हो जाएगा अपना, गेन या लॉस? लॉस. एक्सपेंस. तो नॉमिनल एंड एक्सपेंस. यू गॉट दैट? नॉमिनल एंड एक्सपेंस. समझ आया ये? हेलो. डेप्रिसिएशन इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस. अप्रिसिएशन क्या होगा ऑन द सेम लाइंस? कैन यू ऑल थिंक? Nominal एंड इनकम. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. मुझे जरा दिमाग लगा के बताओ कौन सा एसेट है जो बढ़ेगा वैल्यू में? गोल्ड और प्रॉपर्टी. वेरी गुड. गोल्ड और प्रॉपर्टी ये दो ही एसेट है, ये बढ़ते हैं वैल्यू में जनरली. बाकी सब मैनमेड एसेट घटते हैं. ये नेचुरल एसेट है ना प्रॉपर्टी और गोल्ड. तो प्रॉपर्टी और गोल्ड ये एसेट हमेशा अप्रिशिएट होते हैं वैल्यू में जनरली. अभी तो प्रॉपर्टी पी के भी वाट लग गई है और गोल्ड अच्छा बढ़ रहा है. प्रॉपर्टी और गोल्ड जनरली बढ़ते हैं, बाकी सब एसेट भाव में घटते हैं. तो वो डेप्रिसिएशन लॉस है, अप्रिसिएशन गेन है अपना. समझ में आई बात? पक्का? अच्छा 120 टर्म्स हो गए. 121 पे है सन्ड्री रिसीट, मिसलेनियस रिसीट. अब जैसे हमने ये बंधुओं को देखा यहाँ पे, ये 5-6 भाई लोग, सबका मीनिंग एक था. छोटा छोटा एक्सपेंस था यहाँ पे, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस. वैसे ही इनकम साइड पे ये दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई, सन्ड्री रिसीट एंड मिसलेनियस रिसीट. क्या होता है इसमें? सन्ड्री रिसीट, मिसलेनियस रिसीट, एकदम छोटे वैल्यू का इनकम. एकदम छोटे वैल्यू का इनकम जो कोई सेपरेट हेड में नहीं आता. जैसे कि कोई क्रॉकरी वॉकरी बेचा, कोई भांडी वाले को भंगार में बेचा. स्क्रैप भी बोलते हैं उसको. नेक्स्ट वाला दिख रहा है, सेल ऑफ स्क्रैप. सेल ऑफ स्क्रैप वो भी ऐसा ही है, छोटे वैल्यू का इनकम. ओके, जो रेगुलरली होता नहीं है. रद्दी वगैरह बेचा, पुराना मैगजीन बेचा, तो रद्दी अकाउंट ये सब ओपन नहीं करोगे तुम. ये सब डाल दोगे सन्ड्री रिसीट और मिसलेनियस रिसीट. स्मॉल वैल्यू रिसीट, स्मॉल वैल्यू इनकम, नॉमिनल एंड इनकम. ओके, तो कोई भी एक हेड आप मेंटेन करते हो, सन्ड्री, मिसलेनियस, ओके, या फिर जनरल रिसीट, या फिर सेल ऑफ स्क्रैप बोलते हैं, भंगार वगैरह. समझ आ गया? तो 123 पे आई एम स्टॉपिंग. ओके, इतना टर्म्स 123 तक. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. प्लीज रिवाइज. आज का हमने कहां से शुरू किया था? 53 से शुरू किया था. 53 से 123. प्लीज रिवाइज. अभी के अभी देख लो, सबका सब टर्म्स देखो, क्वेश्चन देखो और समझो और खुद से पूछो और आंसर ढूंढो. आना चाहिए खुद से, और नहीं समझ आए तो पूछ लो. चलो प्लीज गो थ्रू, चेक. 53 से 123. Sir, customs, excise, octroi all come under GST, right? Right. कस्टम्स एक बाकी है, बाकी सब जीएसटी में आ गया. कस्टम्स एक अभी भी है. So वो VAT रहता है, जो VAT रहता है, that is also under GST. वैट भी चला गया अभी, वैट भी जीएसटी में है. खाली so कैसा है, पेट्रोल डीजल पे अभी भी एक्साइज है, एंड लिकर, दारू, उस पे वैट है अभी भी. बाकी सब जगह से एक्साइज और वैट चला गया, उसके जगह जीएसटी आ गया. So VAT will also be nominal and expense, right? हाँ, nominal and expense, yes, nominal and expense. सब taxes सब nominal and expense. But अभी GST रह गया है सब. We learn GST. GST input and output कैसे deal करना है, I'll explain. Excise चला गया. Excise duty is gone. Service tax is gone. अपना सेल्स टैक्स इज गॉन, वैट इज गॉन, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इज गॉन. इस सब जगह, इसके जगह पे आ गया जीएसटी. आपका जीएसटी आने से क्या फायदा हुआ है ये पता है किसी को? क्या बेनिफिट हुआ जीएसटी आने से? पुराना टैक्स अच्छा था कि जीएसटी अच्छा था? नेसेसरी प्रोडक्ट्स पे कम टैक्स आ गया और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है उस पे ज्यादा टैक्स आ गया. वो हुआ एक इफेक्ट चला गया. क्या चला गया? कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट चला गया. वेरी गुड.
Maya has done the correct, given the correct answer. What was cascading effect, Maya? मतलब अभी ऑक्ट्रॉय जैसे कोई और स्टेट में कोई उधर भी एक टैक्स भरना पड़ेगा, फिर इधर लाके दूसरा टैक्स भरना पड़ेगा, फिर ऐसे बहुत सारे टैक्स पे टैक्स होता था, ओके तो वो टैक्स पे टैक्स चला गया, कॉमन टैक्स आने की वजह से टैक्स का डुप्लीकेशन चला गया। आप एक्चुअली कस्टमर ज्यादा टैक्स भरते थे पहले, जो डिटेलर डीलर वगैरह थे, they used to pay more tax due to the earlier multiple regime of tax. अभी वो चला गया। I'll explain when we come across GST, तो बराबर बताता हूँ क्या फायदा हुआ। करेक्ट है, देख लो चलो टर्म्स। खुद को समझाओ, मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग समझ में आ गया तो अपने आप क्लिक हो जाएगा, क्या है एसेट, क्या है लाइबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। हेलो हेलो, जम रहा है सब टर्म्स? इनिसा अंडरस्टैंडिंग पक्का? हर्ष, अनुज, निशांत पारेख, सब जम रहा है का? ऑल क्लासिफिकेशन क्लियर? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, विराली, प्रीत, वीरती, जिया, साहिल, पूजन, रुद्र, बंसी। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया तो फिर आपको रिकॉर्डिंग और भी इजी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग इज क्लासिफिकेशन। पहला स्टेप रिकॉर्डिंग का होता है क्लासिफिकेशन। कल हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे, रूल्स। तो कल ही शायद स्टार्ट भी हो जाएगा रिकॉर्डिंग।
जम रहा है? All clear? Any doubts? Tell me. Okay. Now, ड्यूटी होता क्या है? क्या होता है? एक्सरसाइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पहले था, हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका टैक्स। तो कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करोगे ना, तो उस पे आपको एक टैक्स भरना पड़ता है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। फिर वो गुड्स को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाते हो तो आपको सीएसटी पे करना पड़ता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर उस स्टेट में आप बेचते थे तभी आपको वैट पे करना पड़ता था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सब टैक्सेस थे आपके, अभी सब चला गया, अभी सबके जगह जीएसटी आ गया। So regular classes, what will be the time of daily class? Regular, there are 2 batches. One will be in the morning, 9 a.m. Other one at 6 p.m. 6:15. No, from now on, you know that we will take daily. Then what will be the time? हाँ, अभी daily 9 and 6 का. You have any other class? Your Where are you for maths? Rajiv sir. राजीव सर ना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में ही रहेगा। अभी सब सेट हो रहे हैं, सब बैचेस। एक बार सेट हो गए सब टाइमिंग तो फिर मिल जाएगा आपको, कोऑर्डिनेटेड टाइम ही रहेगा। गुड बाय। एनीवन हु इज नॉट विद राजीव सर ओवर हियर फॉर मैथ्स? Still no. Maya, where are you? Anand sir. What time it is? Morning 11 to 12:45. Okay. And Anuj? What's your time? मैथ्स है कि नहीं किया ज्वाइन? आवाज नहीं आ रही है। I'm not taking math. अच्छा, SP you are taking, secretarial practice. Okay. Anyone else? Okay. Sir, today we have at 6:30. The other batch, third batch, we have 6:30. But tomorrow he has not told the timing, so we don't know. Maybe it will be 6:30 again, or we don't. हाँ, We don't have मोस्टली any अभी idea. इवनिंग ही होगा उनका 6:30। नहीं, उनका अभी कैसा है? क्योंकि आज हम लोग को 6:30 को है उनका। हाँ, तो वो होगा भी ना तो तुमको बता देंगे, विल कोऑर्डिनेट एंड कीप। अभी तो रेगुलर नहीं, अभी तो तुमको अल्टरनेट डेज ही आना है ये वीक भी। टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, कल नहीं आना है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगा। मैं रेगुलर में बोलता हूँ नेक्स्ट वीक से होगा, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। ओके, फिलहाल टीटीएस सेम टाइम ही आना है, 3:15 to 4:30। चलो, सॉर्टेड ऑल ऑफ यू। अभी आज का होमवर्क देखना है आपको। होमवर्क में क्या करना है देखो, होमवर्क में क्वेश्चन 1 दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन 1 का 1 से लेके 13 करना है। क्वेश्चन 1 से लेके 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है? 1 से लेके सर फॉर द रिमेनिंग जो ये 155 के लिस्ट में, यू हैव टू लीव प्लेस फॉर दैट। अच्छा, ये जो लिख रहे हो उसके लिए? हाँ, जो तो थोड़ा हुआ स्पेस छोड़ दो ना। हाँ, 55 तक लीव सम स्पेस, हाफ द साइड यू लीव। ओके, क्वेश्चन 1 का 1 से लेके 13 करना है, एंड क्वेश्चन 3 पूरा करना है। क्वेश्चन 3 में है ना, वो लोग ने रॉन्ग आंसर दिया है। क्वेश्चन 3 में वो लोग ने रॉन्ग आंसर दिया है। क्वेश्चन 3 में खाली ट्रेडिशनल है, क्वेश्चन 1 में दोनों करना है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। क्वेश्चन 3 में खाली ट्रेडिशनल रॉन्ग दिया है। मतलब मशीनरी अकाउंट नॉमिनल, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? Is it true or false? Machinery is nominal. True or false? False. It is real and asset. तो अपने को real and asset ऐसा करके दिखाने का, ठीक है? तो क्वेश्चन 3 पूरा एंड क्वेश्चन 1 का 1 to लेके 1 to 13। ओके, अच्छा, अभी हाउ टू सबमिट इट। आपको पहले तो ये टर्म्स लिख रहे हैं और बाजू में लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, रियल, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, जो भी है।
ओके एंड वो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कैसे करने का, रॉन्ग आंसर को भी मारो गोली, देखो ही मत, जो नॉर्मली कर रहे हो आप, मशीनरी, रियल एंड एसेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मशीनरी R&D, इतना करना है, कल सबमिट करना है, ओके अभी नहीं, मतलब क्लास में विल डिस्कस, नॉट अ प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट्स इट. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू वेट, विल कंटिन्यू ऑन थर्सडे आगे, और स्टार्टिंग करेंगे अपना रिकॉर्डिंग के साथ. ओके कुछ डाउट्स रहेगा तो मैसेज करना, अभी वेट करो, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय, सी यू. Thank you, sir. वेलकम.